ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 18 और 19 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में G20 देशों के अलावा कई अतिथि देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। भारत के प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई पीएम मोदी ने की। सम्मेलन के पहले दिन पहले सत्र, जिसका विषय सामाजिक समावेशन और भूख तथा गरीबी के खिलाफ लड़ाई था, उस सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं G20 शिखर सम्मेलन के भव्य आयोजन और G20 की सफल अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति लूला को बधाई देना चाहता हूं। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए जन केंद्रित निर्णयों को ब्राजील की अध्यक्षता के दौरान आगे बढ़ाया गया। ये बहुत संतोष की बात है कि हमने सतत विकास लक्ष्यों को प्राथमिकता दी। उन्होंने ये भी कहा कि ये स्पष्ट है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य इस शिखर सम्मेलन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना ये पिछले साल था। अपने संबोधन में पीएम ने यह भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमने 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। 800 मिलियन से अधिक लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है। 550 मिलियन लोग दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि पोषण पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। पीएम ने G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि हमारी सफलता का मुख्य कारण हमारा दृष्टिकोण है, मूलभूत बातों पर वापस आना और भविष्य की ओर आगे बढ़ना। उन्होंने कहा कि हमने न केवल प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पर, बल्कि नई तकनीकों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। डीपीआई पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ने सामाजिक और वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन से जुड़ी ब्राजील की पहल का समर्थन करते हैं। ग्लोबल साउथ पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि वैश्विक संघर्षों के कारण खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट से वैश्विक दक्षिण के देशों पर सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वैश्विक शासन की संस्थाओं में सुधार का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि इस विषय पर और भी अधिक विस्तृत सकारात्मक चर्चा होगी। शिखर सम्मेलन के दौरान दूसरे दिन सतत विकास और ऊर्जा परिवर्तन पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। इस सत्र में पीएम मोदी भी शामिल हुए और अपने विचार प्रकट किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान समूह ने 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना और ऊर्जा दक्षता दर को 2 गुना करने का संकल्प लिया था। उन्होंने सतत विकास प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्राजील के फैसलों का स्वागत किया। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि भारत अपनी पेरिस प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाला पहला G20 देश था, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिसमें से 200 गीगावाट हासिल किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ, विशेषकर छोटे द्वीप विकासशील राज्यों की सतत विकास आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने का आह्वान करते हुए G20 से तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा घोषित वैश्विक विकास समझौते का समर्थन करने का आग्रह किया। सम्मेलन के पहले दिन ही रियो घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। इस घोषणा पत्र में नेताओं ने आतंकवाद के सभी प्रारूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। सम्मेलन में संवाद और कूटनीति के माध्यम से सभी वैश्विक समस्याओं का हल तलाशने पर जोर दिया गया। घोषणा पत्र में कहा गया कि शांति द्वारा ही सतत विकास और समृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। यूक्रेन युद्ध को लेकर चिंता जताते हुए व्यापक, न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का समर्थन किया गया। साथ ही शांति स्थापना की दिशा में आगे बढ़ने के लिए यूएन चार्टर को मार्गदर्शक मानने पर बल दिया गया। पश्चिम एशिया संकट पर गहरी चिंता जताते हुए गाजा में
मानवीय त्रासदी और लेबनान में बढ़ते टकराव का उल्लेख किया गया। घोषणा पत्र में मानवीय सहायता, प्रयासों के विस्तार और आम लोगों का जीवन बचाने की तुरंत जरूरत को भी रेखांकित किया गया। घोषणा पत्र में इजराइल और फलस्तीन के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन के प्रति समर्थन दोहराया गया, जिसके तहत इजराइल और फलस्तीन 2 स्वतंत्र देशों की स्थापना का प्रावधान है। गाजा और लेबनान में व्यापक संघर्ष विराम का भी घोषणा पत्र में समर्थन किया गया। शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी एल्बनीज के साथ भी मुलाकात की। I am delighted to welcome the launch of the India-Australia Renewable Energy Partnership. This is a significant milestone in our cooperation. मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी नई ऊंचाई छुएगी और फोर्स फॉर द ग्लोबल गुड बनेगी। इस दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया दूसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया। इस दौरान दोनों पक्ष ने रक्षा, व्यापार, निवेश, शिक्षा, कौशल, खेल, अंतरिक्ष और अन्य क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। 2025 में भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी की 5वीं वर्षगांठ से पहले दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा, व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, शिक्षा और अनुसंधान, कौशल, गतिशीलता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की और बहुपक्षीय सहयोग, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों और लोगों से लोगों के संबंधों सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के साझा हितों पर विचार किया और इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों से दोनों देशों और व्यापक क्षेत्र को लाभ हुआ है। उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच निरंतर उच्च स्तरीय संपर्कों और मंत्रिस्तरीय व्यस्तताओं का जिक्र किया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने सहयोग को स्थायी करने की प्रतिबद्धता जताई और आपसी लाभ के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने और तेजी लाने के साथ साथ क्षेत्र की शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए पहलों की घोषणा की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति के बारे में अपने सकारात्मक मूल्यांकन को साझा किया और आपसी लाभ एवं क्षेत्र के हित के लिए संबंधों को आगे बढ़ाने और स्थायी करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। व्यापक रणनीतिक साझेदारी की 5वीं वर्षगांठ के महत्व को स्वीकार करते हुए दोनों प्रधानमंत्रियों ने 2025 में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को उचित तरीके से मनाने के अवसरों का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो डी जेनेरो में ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ ब्राजील, चिली और अर्जेंटीना, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, इंडोनेशिया, नॉर्वे और पुर्तगाल के राष्ट्राध्यक्षों से भी मुलाकात की और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समावेशी विकास प्राप्त करने और वैश्विक स्तर पर जीवन में बदलाव लाने हेतु शासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, एआई और डेटा को प्राथमिकता देने की बात कही। सम्मेलन से इतर विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक डॉक्टर नगोजी ओकोंजो-इवेला के एक पोस्ट के जवाब में पीएम मोदी ने कहा, आपके समर्थन और बहुमूल्य अंतर्दृष्टि के लिए धन्यवाद। समावेशी विकास प्राप्त करने और वैश्विक स्तर पर जीवन में बदलाव लाने हेतु शासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, एआई और डेटा को प्राथमिकता देना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद इंजीनियर से वेदांत शिक्षक बने जोनास मैसेटी से मुलाकात की। पीएम ने ब्राजील के लोगों के बीच गीता और वेदांत को लोकप्रिय बनाने के मैसेटी के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान संस्कृत रामायण की झलक देख पीएम गदगद नजर आए। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, So
अति स्वर्णमृगो भूत्वा सिद्धयः प्रमुखेच्छर सातुतं मृगमाहर्तुं भर्तारं समयाचत। हा! हे सीते! हे लक्ष्मण! एतदा कार्यवैदेह्य लक्ष्मणश्चोदितो भृशं तद्रक्षां देवताः प्रार्थ्य प्रणनौ राघवन्तिकम्। उन्होंने कहा कि जोनास मैसेटी और उनकी टीम से मुलाकात की। मैंने एक बार मन की बात कार्यक्रम में वेदांत और गीता के प्रति उनके जुनून का जिक्र किया था। उनकी टीम ने संस्कृत रामायण की झलकियां प्रस्तुत की। कार्यक्रम की तस्वीरें साझा करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में प्रभाव डाल रही है, ये बहुत सराहनीय है। डीडी न्यूज की टीम ने भी इस दौरान जोनास मैसेटी से बात की। दो एपिक्स हिंदुस्तान में, रामायण और महाभारत, लेकिन ब्राजील की सरजमी पर, ब्राजील की धरती पर भी रामायण अगर आपको देखने को मिले तो फिर क्या ही कुछ कहने। हमारे साथ कुछ ऐसे ही कलाकार आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि रामायण के अलग अलग जो पात्र हैं, जो किरदार हैं, उन्होंने उसका किरदार निभाया है। और हमारे साथ इस पूरे रामायण को उसके सूत्रधार कह सकते हैं आचार्य विश्वनाथ इस वक्त हमारे साथ हैं। आचार्य विश्वनाथ, वेलकम टू डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री विटनेस्ड योर एपिक रामायण। व्हाट इज योर फीलिंग्स अबाउट दिस? I was very emotional because for us it's a matter of gratitude. We received so much from this tradition in our lives, and be able to express this in the form of a play, it's something very unique. And for proud moment, because Prime Minister was watching your this show. Yes, and he got very impressed. He said, "Uttamam, it was the best show I have seen," and it was very beautiful. So we felt very delighted. आचार्य विश्वनाथ इस पूरे रामायण के सूत्रधार हैं, लेकिन इसके जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ राम हैं, आप देखिए यहाँ पे राम हैं, और ये हनुमान आप देख सकते हैं, ये हनुमान के वेशभूषा में है। रामायण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर ये रावण, और पीछे आप देख सकते हैं जटायु को भी। रामा, वेलकम टू डीडी न्यूज। जय श्री राम। एंड व्हाट डू यू वांट टू से? I want to say I'm very grateful to this tradition, to this Guru Shishya Parampara that is blessing us so much since I started studying 8 years ago. My life has changed, and yes, and Brazil is very grateful and honored to be able to receive this culture and all the rich teachings that it brings us. And I feel very happy to represent all the students that are giving us support here, being at home, being here, together with us. And it's amazing that Prime Minister was here, and we had the chance to perform for him and give him our love and our gratitude. हमारे साथ हनुमान भी हैं। हनुमान को जैसा कि जानते हैं कि राम भक्त हनुमान, और किस तरह से उन्होंने मदद की थी रामायण श्री राम की। टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड योर कैरेक्टर हनुमान। Okay, so Hanuman, it's a great honor to be playing Hanuman. I feel powerful, feel strong with Hanuman character. It really changed me. Together with studying Vedanta, Sanskrit, and mantras for more than 5 years. And it's a way for us to represent our Acharya, Jonas Massetti, and all the students that we have in Brazil, that we are very grateful to India to be able to study all the Vedic traditions here. And here is a great moment for us to have the PM from India have a moment to sit down and look to us and blessing us. Thank you. तो इस तरह से आपने हनुमान को देखा, और हमारे साथ एक कैरेक्टर जो कि पूरे रामायण में जिसका कि जिक्र हर कोई करता है, और उसके बिना रामायण कंप्लीट नहीं हो सकती है। हम रावण की बात करें, हमारे साथ रावण भी यहाँ पे मौजूद हैं, और ये सारे के सारे ब्राजीलियन जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे हैं हमारे साथ। रावण, वेलकम टू डीडी न्यूज। रावण, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एंड व्हाई यू चूज दिस कैरेक्टर? Very great, very great. I'm very emotional because I never understand that the energy of my emotions
could be a big person, could be a villain, and I'm very emotional. I feel very happy. I feel very blessed to be part of this family, and my friends. I'm grateful. I'm very grateful. तो ये आपने सुना उन जो कैरेक्टर्स हैं जो कि रामायण में प्ले किए, और उसका मैसेज ये, और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से कहीं दूर 7 समंदर पार उनके जो टीचिंग्स हैं वो अभी भी प्रासंगिक हैं, अभी भी उतने रिलेवेंट हैं। और ये तमाम कलाकार को आप देख सकते हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उस रामायण के को बहुत ही संक्षेप में उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की। हे राम राज्यं रक्षितुम् आगच्छेत्। चतुर्दश समानि त्वा पुनरेष्याम्यहं पुरीम् इत्युक्त्वा पादुके दत्त्वा तं रामः प्रत्ययापयत्। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत भी हुई। इसमें दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर 5 साल बाद विशेष प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने पर सहमति बनी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के समकक्ष वांग यी ने दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान और कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू करने पर भी चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि घोषणा पत्र में किन किन बातों को शामिल किया गया। Rio de Janeiro G20 leaders declaration was very intense discussion. Prior to the leaders summit, there was a Sherpa negotiation which went on for about 7 days non-stop, and after a huge number of virtual sessions, physical sessions, the declaration has been passed, and this declaration really demonstrates the unity of G20 towards a range of issues. And the declaration focuses on hunger and poverty, it focuses on climate and energy, it focuses on developmental issues, it focuses a lot on accelerating the pace of sustainable development goals. There's been a huge emphasis on climate and energy also, but it also focuses a lot on a major component of this was geopolitics. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रियो डी जेनेरो में होटल पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। होटल के बाहर मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी के ब्राजील दौरे को लेकर वहां का भारतीय समुदाय खासा उत्साहित नजर आया। पीएम मोदी के पहुंचने पर भारतीय समुदाय की महिलाओं ने गरबा नृत्य की प्रस्तुति दी। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी का स्वागत हुआ। विश्व विद्या संस्थान से जुड़े लोगों ने वैदिक मंत्रोच्चार किया। बहुत सुंदर।
हम कह सकते हैं कि ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने गए पीएम मोदी की यात्रा भारत के लिए तमाम पहलुओं पर एक सफल यात्रा साबित हुई। पीएम ने अपने इस यात्रा में दुनिया भर के नेताओं से मुलाकात की और भारत के संबंधों को उन देशों से मजबूत करने का काम किया। पीएम मोदी ने अपनी इस यात्रा में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से पहली बार मुलाकात की और इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से भी पहली मुलाकात की, जो भविष्य में दोनों देशों से भारत के संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम साबित होगा। पीएम मोदी की इस ब्राजील यात्रा का ही नतीजा रहा कि भारत ब्रिटेन में एक बार फिर से मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू किए जाने को बल मिला। पीएम मोदी की इस ब्राजील यात्रा का मुख्य उद्देश्य G20 शिखर सम्मेलन था, जिसमें भारत की अध्यक्षता में हुए 2023 के G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए जन केंद्रित निर्णयों को ब्राजील की अध्यक्षता के दौरान आगे बढ़ाया गया। पीएम मोदी की इस ब्राजील यात्रा से भारत को न सिर्फ आर्थिक बल्कि कूटनीतिक रूप से भी काफी फायदा होने वाला है, जिसके संकेत आने वाले समय में दिखने लगेंगे। पीएम मोदी ने अपने इस यात्रा में भारत की उपलब्धियां दुनिया भर के सामने रखी, जिसमें 800 मिलियन से अधिक लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न देना, 550 मिलियन लोगों को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित करना, 10 वर्षों में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालना, दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना के तहत 40 मिलियन से अधिक किसानों को 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ देना शामिल रहा। पीएम मोदी की इस यात्रा में दुनिया को भारत द्वारा वैश्विक खाद्य सुरक्षा में दिए जा रहे योगदान के बारे में बताया गया। ब्राजील की अध्यक्षता में हुए इस बार के G20 शिखर सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के संकल्पों को प्राथमिकता दी गई। पीएम मोदी की ब्राजील यात्रा की एक खासियत G20 शिखर सम्मेलन से बाहर निकलकर आई कुछ तस्वीरों से भी देखने को मिली, जिसमें सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की कुर्सी अमेरिकी राष्ट्रपति से भी आगे रही। वहीं G20 को भारत ने भी एक नई दिशा दिखाने का काम किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में G20 को इस बार भारत द्वारा नई दिशा प्रदान की गई। बैठक में दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने भारत का पक्ष रखा। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक चुनौतियों को भारत के नजरिए से जोड़कर जिस तरह से उनके संभावित हल की दिशा स्पष्ट की, वो भारत के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहा मेजबान ब्राजील की ओर से शुरू किया गया भुखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता का अभियान, जिसे 80 देशों का समर्थन पहले ही मिल चुका है। पीएम मोदी ने इस अभियान की खुली वकालत करते हुए इसे नई दिल्ली शिखर बैठक में फूड सिक्योरिटी के लिए अपनाए गए सिद्धांतों पर अमल का प्रयास बताया। G20 जैसे वैश्विक मंच पर भले ही दुनिया के तमाम देश दुनिया की बड़ी संस्थाओं में आवश्यक सुधार पर बोलने से बचे हों, लेकिन पीएम मोदी ने विश्व के सामने एक बार फिर इस विषय पर साफ साफ बोलते हुए कहा कि सभी देश मिलकर वैश्विक शासन की संस्थाओं में सुधार करें। अगले साल यानी 2025 में G20 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका को सौंपी गई है। G20 के इतिहास में पहली बार इतने लंबे समय तक ग्लोबल साउथ द्वारा इस फोरम की अध्यक्षता की गई है। 2022 में G20 का आयोजन इंडोनेशिया, 2023 में भारत और 2024 में ब्राजील में किया गया। उम्मीद की जानी चाहिए कि G20 बैठकों में लिए गए फैसलों से हम एक बेहतर भविष्य के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे।